अब अगर मैं आपको बताऊं नर्सिंग इम्प्लीकेशन, जो कि मैं हमेशा बताता हूं आपको, एज ए नर्स आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एप्राक्लोनिडिन का एक साइड इफेक्ट है जिस पे आपको ध्यान रखना है। ये क्या कर सकता है, एप्राक्लोनिडिन, इट कैन कॉज लिड रिट्रैक्शन। तो आपका जो लिड है, आई लिड, ऊपर वाला आई लिड, उसको पीछे की तरफ खींच सकता है। तो हो सकता है पेशेंट डर जाए इसकी वजह से। तो आप सांत्वना देंगे पेशेंट को, क्योंकि आपको पता है कि ड्रग का इफेक्ट है, उसकी आंखों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ब्रीमोनिडिन के बारे में एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसके जो साइड इफेक्ट है, ये क्या करता है, एपनिया इन न्यूनेट्स। सो बच्चों में, छोटे बच्चों में जो 28 साल से कम उम्र, 28 दिन से जो कम उम्र होता है उनका, उनमें एपनिया कर सकते हैं, मतलब सांस की दिक्कत कर सकते हैं। तो एज ए नर्स आपको क्या करना है, उसके रेस्पिरेटरी रेट को मेजर करना है यहाँ पे, राइट। उसके अलावा एक और साइड इफेक्ट कर सकते हैं ये, उसे हम कहते हैं ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस मतलब यहाँ पे पेशेंट को नींद जैसा लगेगा, उसको ड्राउजीनेस आएगा, चक्कर सा आएगा, नींद लगेगा। तो ये साइड इफेक्ट के बारे में अपने पेशेंट को बताना है, क्योंकि अदरवाइज इस समय सपोज पेशेंट ड्रग लेके गाड़ी चलाने लगेगा तो हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो इन चीज़ों से आपने उसको अवगत कराना है। यू हैव टू टेल द पेशेंट रिगार्डिंग दीज साइड इफेक्ट्स। वेर एज ये जो दो ड्रग्स मैंने आई ड्रॉप बताए, इनका नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है, आपको एक चीज याद रखना है, दीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, these are contraindicated with सिस्टमिक बीटा ब्लॉकर्स। तो सिस्टमिक बीटा ब्लॉकर फॉर एग्जांपल ओरल। सो कोई पेशेंट अगर ओरल बीटा ब्लॉकर ले रहा है हाइपरटेंशन के लिए, तो उसमें अगर आप देंगे इनको तो दिक्कत होगी, बिकॉज दोनों के दोनों बीटा ब्लॉकर हैं, दोनों के दोनों हार्ट पे काम करेंगे और कंडक्शन को टोटली ब्लॉक कर देंगे। तो वो पेशेंट के हार्ट को काम करने से बंद कर सकता है, एसिस्टोल कर सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये बात करी हमने आई की, तो उससे पहले हमने बात करी ब्रेन की, फिर हमने आई की बात करी। आफ्टर दी आई, अब देखते हैं आई के बाद, अब नीचे आते हैं और बात करेंगे आपके लंग्स की। और लंग्स में हम किसकी बात करेंगे, लंग्स में हम बात करेंगे आपके ब्रोंकाई की। तो देखो, ब्रोंकाई में कौन से ड्रग्स यहाँ पे काम करेंगे। देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में से ब्रोंकाई में कौन सा रिसेप्टर होता है, बीटा 2, मतलब ड्रग कौन से होंगे, बीटा 2 एगोनिस्ट। और एंटी एड्रेनर्जिक्स या सिंपैथोलाइटिक्स में से कौन से ड्रग काम करेंगे, वो है बीटा ब्लॉकर। तो इफेक्ट की अगर हम बात करें तो बीटा 2 एगोनिस्ट क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, बीटा 2 एगोनिस्ट क्या करते हैं, ब्रोंकोडायलेशन करते हैं, मतलब ब्रोंकाई को बड़ा कर देंगे। बीटा ब्लॉकर इसका उल्टा करेंगे, दैट इज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि इससे हम इनका यूज निकाल लेंगे, तो देखिए, बीटा 2 एगोनिस्ट जब ब्रोंको डायलेटेशन कर रहे हैं तो यूज कहां पे करेंगे, इनको यूज कर सकते हैं सीओपीडी में, और इनको यूज कर सकते हैं आस्मा में, राइट। तो ज्यादा इनको प्रीफर कहां किया जाता है, आस्मा में ज्यादा प्रीफर किया जाता है। सीओपीडी में भी यूज कर सकते हैं पर कम प्रीफर करते हैं। और आस्मा में जो दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर आस्मा के अक्यूट अटैक में यूज़ होते हैं। तो अक्यूट अटैक में दो ड्रग्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक ड्रग उनमें से है इनहेलेशनल साल्ब्यूटामॉल, दूसरा ड्रग है सबक्यूटेनियस टर्ब्यूटालिन। सो इनहेलेशनल साल्ब्यूटामॉल एंड सबक्यूटेनियस टर्ब्यूटालिन, दो दो ड्रग्स हैं, दोनों के रूट्स भी मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, और ये अक्यूट अटैक ऑफ आस्मा में यूज़ होते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इनहेलेशनल साल्ब्यूटामॉल लूंगा तो इसके बारे में एक चीज आपने पेशेंट को बतानी है, क्योंकि इनहेलेशनल साल्ब्यूटामॉल किस में लेते हैं, पीएमडीआई, प्रेशर्ड मीटर्ड डोज इनहेलर, मतलब पंप में लेते हैं। जी फार्मा में बताया मैंने आपको पीएमडीआई क्या है। तो पंप में जब हम लेते हैं तो आपको पेशेंट को बताना है, तो एज ए नर्स आपको पेशेंट को क्या बताना है, आपको पेशेंट को यह बताना है कि द पेशेंट शुड अवॉइड आई एक्सपोजर। तो पेशेंट को आंखों में एक्सपोजर को अवॉइड करना, बिकॉज अगर मैंने पंप में ले रहा हूं और गलती से मेरे आंखों में ड्रग चला गया तो इसमें एक साइड इफेक्ट होगा, एंड दैट साइड इफेक्ट इज ब्लरिंग ऑफ विजन। सो धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो ये बात आपने पेशेंट को बताना है, क्योंकि गलती से अगर चला भी गया, धुंधला दिखेगा, तो कुछ समय के बाद विजन ठीक हो जाएगा ना, तो हो सकता है पेशेंट परेशान हो जाए और आपको भी परेशान करे, राइट। दूसरी तरफ सबक्यूटेनियस टर्ब्यूटालिन, सबक्यूटेनियस टर्ब्यूटालिन अगर ये आप दे रहे हैं तो पहला चीज आपको एज ए नर्स पता होना चाहिए कि इसको हम देंगे डेल्टॉइड मसल के ऊपर, जो आपका सबक्यूटेनस एरिया है वहां पे इंजेक्ट करते हैं इसको यूजुअली। उसके बाद सबक्यूटेनस टर्ब्यूटालिन के बारे में एक और चीज आपको पता होना चाहिए, एज ए नर्स यू हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लाइट।
तो इसको आपको ढक के रखना है, इसका जो बोतल होगा इंजेक्शन वाला उसको ढक के रखना, क्योंकि अगर लाइट गिरेगा तो लाइट गिरने से ड्रग चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताना है। दूसरा, इन ड्रग्स के साथ कुछ कॉमन एडवाइस है जो आपने देना है, एंड दैट इज यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू अवॉइड कैफीन। तो जहां पर भी कैफीन होगा उस खाने पीने के पदार्थ को आपने अवॉइड करना। कहाँ होता है? जाहिर सी बात है, कॉफी में होता है, कोला में होता है, चॉकलेट में होता है। तो ये चीज़ें अपने पेशेंट को कहना है कि जब भी वो साल्ब्यूटामॉल या टर्ब्यूटालिन ले रहा हो तो ये खाने पीने की चीज़ें को ना ले, क्योंकि इससे क्या होगा, ये जो ड्रग्स हैं ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, और वो जो ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं साल्ब्यूटामॉल टर्ब्यूटालिन वो भी ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, तो पेशेंट में ब्लड प्रेशर काफ़ी खासा कम हो सकता है। दूसरा, इन दोनों ड्रग्स में एक कॉमन चीज़ क्या है कि आपको मॉनिटर करना है, मॉनिटर पल्स। तो पल्स को आपको मॉनिटर करना है बोथ बिफोर एंड आफ्टर ड्रग। मतलब ड्रग देने के पहले पल्स रेट लेना है, ड्रग देने के बाद पल्स रेट लेना है, क्योंकि बीटा 2 एगोनिस्ट का एक साइड इफेक्ट याद करिए मैंने क्या कहा था, वो पैल्पिटेशन कर सकते हैं, वो हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। तो उसकी वजह से आपने मेजर करना है कि कितना चेंज हुआ, क्या उसको एरिथमिया का खतरा तो नहीं है। तो ये चीजें आपने देखना है यहाँ पे। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम देखें तो बीटा ब्लॉकर ये क्या करेंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। मतलब बीटा ब्लॉकर कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये सीओपीडी और आस्थमा में। तो जहां पर हम बीटा 2 एगोनिस्ट को यूज कर रहे हैं वहां पे ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सो यहां पे एक नर्सिंग इंप्लीकेशन क्या आता है कि जब भी किसी पेशेंट को बीटा ब्लॉकर स्टार्ट किया जाएगा, एज ए नर्स आप क्या पूछेंगे पेशेंट से? व्हाट विल यू आस्क? यू विल आस्क द पेशेंट अबाउट डिस्निया। मतलब आप पेशेंट से क्या पूछेंगे, बाबूजी ये बताइए सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको? क्योंकि अगर दिक्कत होती है तो हो सकता है ये माइट बी अ केस ऑफ सीओपीडी और आस्थमा, और उसमें अगर आपने बीटा ब्लॉकर चला दिया तो उसको अक्यूट अटैक आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो ये बात की हमने लंग्स की। अच्छा, अब लंग्स के बाद आते हैं एक ऑर्गन जो दोनों लंग्स के बीच में है। कौन सा ऑर्गन है आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं हमारे दिल की बात कर रहा हूं। तो बात करते हैं हार्ट की। तो देखिए, हार्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा आपके सिंपैथोमाइमेटिक्स या एड्रेनर्जिक्स का, तो वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देंगे, हार्ट रेट को बढ़ा देंगे, और कंडक्शन को भी बढ़ा देंगे। सो हार्ट में कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, कंडक्शन बढ़ेगा, तीनों चीजें बढ़ जाएंगी जब आप एड्रेनर्जिक ड्रग्स देंगे। पर अगर आप एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स देंगे तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, और कंडक्शन कम हो जाएगा। तो तीनों चीजें कम हो जाएंगी इसमें। अब समझते हैं यहाँ पे कि ये करने का हमें फायदा क्या है। भाई कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का, हार्ट रेट को बढ़ाने का, इन सब का क्या फायदा है? तो पहला इफेक्ट देखते हैं कि जब भी आप सिंपैथोमाइमेटिक्स देंगे तो क्या बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। भाई कार्डियक आउटपुट बढ़ क्यों रहा है? कार्डियक आउटपुट बढ़ने के पीछे कारण क्या है? कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना। सो कार्डियक आउटपुट या कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन जो बढ़ रहा है, इसकी वजह से यूज क्या हो सकता है? तो यहां पे अगर हम एक यूज की बात करें तो एक यूज होगा अक्यूट हार्ट फेलियर। तो एक इंपॉर्टेंट यूज है अक्यूट हार्ट फेलियर में आप यूज कर सकते हैं। हार्ट फेलियर में हार्ट फेल हो गया मतलब क्या, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो इसमें क्या यूज करते हैं हम? ड्रग्स यूज करते हैं जैसे कि डोपामिन और डोब्यूटामिन। सो डोपामिन और डोब्यूटामिन जैसे ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं हार्ट फेलियर में। अब यहाँ पे याद रखिएगा जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इंट्राविनस है, और इनको इंट्राविनस रूट से दे आर गिवन एज कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन। तो इनको कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन से इंट्राविनस रूट से देना पड़ता है डोपामिन और डोब्यूटामिन को। तो जब भी हार्ट फेलियर में डोपामिन या डोब्यूटामिन आप देंगे तो इन ड्रग्स के लिए एक नर्सिंग इंप्लीकेशन है जो आपको याद रखना है। भाई आईवी रूट से देंगे तो पेशेंट में पहले से आईवी रूट लगा हुआ होगा, जहां पे आप दूसरे दूसरे ड्रग दे रहे होंगे, नॉर्मल सलाइन, बाइकार्बोनेट और दूसरे ड्रग्स दे रहे हैं। यहां पे याद ये रखना है कि ये जो ड्रग्स हैं दे आर गिवन इन आ सेपरेट आईवी लाइन। सो दोस्तों, वो आईवी लाइन जहां पे आप दूसरे ड्रग्स दे रहे हैं उनमें डोपामिन या डोब्यूटामिन को नहीं देंगे, क्योंकि ये दूसरे बहुत सारे ड्रग्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हो सकता है ये इनएक्टिवेट हो जाए, काम ना करें। तो इनके लिए अलग से आईवी लाइन लगाएंगे और उस आईवी लाइन में इस ड्रग को देंगे। तो एज ए नर्स ये आपके लिए पता होना इंपॉर्टेंट है। तो एक यूज हमने बात करा यहाँ पे अक्यूट हार्ट फेलियर में। दूसरा यूज बताता हूं मैं आपको, और वो जो यूज है उसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। सो कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया है। इसमें एपिनेफ्रिन यूज किया जाता है, इसमें एपिनेफ्रिन यूज किया जाता है। और कार्डियक अरेस्ट में एपिनेफ्रिन को आप इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं, इंट्रा कार्डियक रूट से दे सकते हैं, जो कि लेस कॉमनली दिया जाता है। और जो डाइल्यूशन होगा इसमें 1:10,000 डाइल्यूशन में आप दे सकते हैं एपिनेफ्रिन को कार्डियक अरेस्ट में।
और ये दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं यहाँ पे, राइट, जो किससे रिलेटेड है, इंक्रीज इन कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं दूसरे इफेक्ट की। दूसरा इफेक्ट मैंने क्या बताया था, ये क्या करेंगे, किसको बढ़ाएंगे, हार्ट रेट को। तो जब भी आप सिम्पैथोमाइमेटिक्स देंगे वो हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, और अगर हार्ट रेट को बढ़ाएंगे तो यूज कहाँ पे हो सकते हैं, सोचिए जरा, जहाँ पे हार्ट रेट कम होगा। भाई जब हार्ट रेट कम होता है तो उसमें क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। सो इंक्रीज हार्ट रेट, सो वी कैन यूज देम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेडिकार्डिया। और ब्रेडिकार्डिया में कौन से ड्रग यूज होते हैं, यहाँ पे भी एपिनेफ्रिन और आइसोप्रेनालिन, दो ड्रग्स हैं जो यूज हो सकते हैं ब्रेडिकार्डिया में, एपिनेफ्रिन एंड आइसोप्रेनालिन। उसी प्रकार तीसरा इफेक्ट क्या बताया था मैंने, दे इंक्रीज एवी नोडल कंडक्शन। भाई अगर एवी नोड के कंडक्शन को बढ़ाएंगे, अगर एवी नोड के कंडक्शन को बढ़ाएंगे तो यूज कहां होंगे, सोचो, जहां पे कंडक्शन ब्लॉक होगा। और कंडक्शन ब्लॉक में कौन सा ड्रग यूज होता है, आइसोप्रेनालिन। कंडक्शन ब्लॉक में आइसोप्रेनालिन यूज होता है। तो ये तीनों यूजेस मैंने बताया आपको, जो कि रिलेटेड है किससे, कार्डियक आउटपुट के बढ़ने से, हार्ट रेट के बढ़ने से और कार्डियक कंडक्शन के बढ़ने से। दूसरी तरफ अगर हम देखें यहाँ पे, ये तीनों यूजेस मैंने बताया आपको जो कि रिलेटेड है किससे, कार्डियक आउटपुट के बढ़ने से, हार्ट रेट के बढ़ने से और कार्डियक कंडक्शन के बढ़ने से। दूसरी तरफ अगर हम देखें यहाँ पे, तो पहला इफेक्ट मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट या जो कॉन्ट्रैक्शन है, कार्डियक आउटपुट या जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। सो कार्डियक आउटपुट या कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग यूज है, यहाँ पे हम बीटा ब्लॉकर्स को यूज कर सकते हैं क्रॉनिक हार्ट फेलियर में। बीटा ब्लॉकर्स को हम यूज कर सकते हैं क्रॉनिक हार्ट फेलियर में। और क्रॉनिक हार्ट फेलियर में जब भी आप बीटा ब्लॉकर को यूज करेंगे तो हमारा मकसद क्या होता है, मोर्टालिटी को कम करना, मतलब डेथ को कम करना। तो उसके लिए आप क्रॉनिक हार्ट फेलियर में बीटा ब्लॉकर को यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो ड्रग्स हैं ये हार्ट रेट को कम करेंगे और हार्ट में कंडक्शन को कम करेंगे। दोस्तों देखो, हार्ट रेट कम होगा, कंडक्शन कम होगा, और इसी वजह से बीटा ब्लॉकर को कहाँ यूज कर सकते हैं हम, एरिथमिया में यूज कर सकते हैं। So we can use beta blockers for treatment of arrhythmia because they decrease heart rate as well as they decrease conduction. तो दोस्तों ये इफेक्ट है आपके कार्डियक इफेक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। और इन ड्रग्स में एक कॉमन नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या होगा, जब भी ये ड्रग्स आप देंगे तो आपको क्या मॉनिटर करना है पेशेंट में, एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे, दूसरा हार्ट रेट और पल्स मॉनिटर करेंगे, तीसरा ईसीजी को भी मॉनिटर करेंगे। बिकॉज ये कार्डियक एस्पेक्ट है, हार्ट रेट को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, कंडक्शन को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं ये ड्रग्स, तो इनमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये जो चीज़ है आपने ध्यान में रखना है। अब हार्ट के बाद आप बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपके ब्लड वेसल्स की। सो ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ से एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग होगा अल्फा 1 एगोनिस्ट। तो जो अल्फा 1 एगोनिस्ट हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, अल्फा 1 एगोनिस्ट ये करते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब ब्लड वेसल को छोटा करेंगे। अल्फा 1 ब्लॉकर इस तरफ अगर हम बात करें तो ये क्या करेंगे, वेजो डायलेशन, मतलब ब्लड वेसल को बड़ा करेंगे ये। सो एक तरफ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, दूसरी तरफ वेजो डायलेशन होगा। अब इससे यूज क्या होगा ये समझने की बात है। पहला, अगर ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं तो नंबर वन हम कहाँ यूज कर सकते हैं, नंबर वन हम हाइपोटेंशन में यूज कर सकते हैं। तो हाइपोटेंशन में कौन से ड्रग्स हैं जो यूज होते हैं, नंबर वन देखो, हाइपोटेंशन में एक ड्रग जो यूज होता है वो है मिडोड्रीन। और मिडोड्रीन कहां पे ड्रग ऑफ चॉइस है, इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पोस्चुरल और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। पोस्चुरल हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, पोस्चुरल, अभी मेरा पोस्चर क्या, मैं बैठा हुआ हूं, पोस्चर मेरा चेंज हुआ, जैसे मैं खड़ा होऊंगा, खड़े होने की वजह से मेरे में ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा और मुझे चक्कर आएगा, मैं गिर जाऊंगा। तो ये जो चेंज होता है ब्लड प्रेशर में पोस्चर चेंज करने से, इसे हम कहते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टैटिक, जब हम खड़े होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। आपको सवाल ये पूछ सकते हैं, बताइए कि ऑर्थोस्टैटिक या पोस्चुरल हाइपोटेंशन का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, मिडोड्रीन। इसी प्रकार दो और ड्रग्स हैं, फिनाइलेफ्रीन और एफेड्रीन। तो ये जो दोनों ड्रग्स हैं, दिस अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन।
सो अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया आपने किसी को दिया है, उसकी वजह से हाइपोटेंशन हुआ, तो इन ड्रग्स को आप यूज कर सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फिनाइलेफ्रिन है। तो आज की डेट पे अगर आपको सवाल आएगा तो ज्यादातर आपके ऑप्शंस में फिनाइलेफ्रिन ही होगा और वही आपका आंसर होगा। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में कई बार ब्लड प्रेशर कम हो जाता है सर्जरी के दौरान, तो उस समय आप फिनाइलेफ्रिन को दे सकते हैं, एफेड्रिन को भी दे सकते हैं। तो ये बात करी मैंने हाइपोटेंशन की, ये बात करी मैंने हाइपोटेंशन की। अब बात करेंगे दूसरे यूज की, दैट इज सीवियर हाइपोटेंशन। तो जब हाइपोटेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो पेशेंट को क्या हो सकता है दोस्तों, क्या कहते हैं उसे, हम उसे कहते हैं शॉक। तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो सीवियर हाइपोटेंशन में भी सिम्पैथोमाइमेटिक्स यूज होते हैं। देखिए कौन से यूज होते हैं। सीवियर हाइपोटेंशन में या शॉक में एपिनेफ्रिन यूज हो सकता है, और एपिनेफ्रिन जो हम यूज करते हैं सीवियर हाइपोटेंशन में, एपिनेफ्रिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। और एनाफाइलेक्टिक शॉक में इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इंट्रामस्कुलर और डाइल्यूशन है 1:1000। इनफैक्ट ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि भाई एनाफाइलेक्टिक शॉक में राइट क्या देते हैं, कौन से डोज में देते हैं एपिनेफ्रिन को, इंट्रामस्कुलर 1:1000 डाइल्यूशन। वेयर एज यहां पे अगर हम बात करें एक दूसरे ड्रग की, नॉर एपिनेफ्रिन, तो नॉर एपिनेफ्रिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेप्टिक शॉक। तो सेप्सिस, ब्लड का इंफेक्शन जब होता है, सेप्सिस होता है, उसमें जो शॉक होता है उसमें नॉर एपिनेफ्रिन ड्रग ऑफ चॉइस है। या फिर इट इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक मतलब जहां शॉक का कारण है हार्ट का एडिक्वेटली कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाना। तो यहां पे याद रखिएगा नॉर एपिनेफ्रिन का जो रूट है वो इंट्रावीनस है। तो यहां पे नॉर एपिनेफ्रिन से रिलेटेड एक नर्सिंग इंप्लीकेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। और नर्सिंग इंप्लीकेशन क्या है आप हमेशा याद रखिएगा, नॉर एपिनेफ्रिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बाय इंट्रामस्कुलर रूट। देखिए एपिनेफ्रिन हम देते हैं इंट्रामस्कुलर रूट से, पर नॉर एपिनेफ्रिन नहीं, क्योंकि बाय इंट्रामस्कुलर रूट इट कैन कॉज मसल नेक्रोसिस। तो एक बहुत पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, मसल्स को नेक्रोसिस कर देगा। तो एज ए नर्स ये गलती हो सकती है आपसे, मसल नेक्रोसिस हो जाएगा पेशेंट को, तो ना दें इसको, राइट। तो ये दूसरा हुआ। तीसरा देखिए, तीसरा यूज क्या होगा, क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे तो हम नेसल डीकंजेसेंट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो नेसल डीकंजेसेंट के तौर पे मतलब जब नाक बंद हो जाता है, क्यों बंद होता है, नेसल म्यूकोसल का एडिमा होता है, क्यों, क्योंकि जो ब्लड वेसल है वो मोटे हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। तो उनको छोटा करने के लिए ब्लड वेसल को हम वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर देंगे। कौन से देते हैं, राइट, हम नेजल ड्रॉप्स के तौर पे देते हैं। नेजल ड्रॉप्स दे सकते हैं किसका, फिनाइलेफ्रिन का दे सकते हैं, और किसका दे सकते हैं, ज़ाइलोमेटाजोलिन का दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इस एस्पेक्ट में। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अल्फा 1 ब्लॉकर ज़ाइलोमेटाजोलिन का दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इस एस्पेक्ट में। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अल्फा 1 ब्लॉकर अगर आप देंगे दोस्तों तो क्या हो रहा है, वेजो डायलिटेशन। तो अगर वेजो डायलिटेशन होगा तो नंबर 1 हम कहां यूज कर सकते हैं, पहला यूज की मैं बात करूं तो माइल्ड या मॉडरेट हाइपर टेंशन में यूज कर सकते हैं। तो जहां पे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा उसको कम करेंगे, क्योंकि वेजो डायलिटेशन से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। सो माइल्ड या मॉडरेट हाइपरटेंशन, जहां पे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, तो वहां पर हम अल्फा 1 ब्लॉकर यूज कर सकते हैं। अल्फा 1 ब्लॉकर यूज कर सकते हैं जैसे कि ट्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन। और मैंने आपको बताया है कि माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में ये ज्यादातर ड्रग ऑफ चॉइस कहां पे होते हैं, जहां पे हाइपरटेंशन किसके साथ दिखेगा, जहां पे हाइपरटेंशन आपको बीपीएच के साथ दिखेगा या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया के साथ दिखेगा, राइट, क्योंकि ये प्रोस्टेटिक उरेथ्रा को भी डायरेक्ट करते हैं। तो ये एक सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है कि बताइए बुजुर्ग हैं, हाइपरटेंशन भी है, बीपीएच भी है, कौन सा ड्रग को हम यूज करेंगे। अच्छा, इन ड्रग्स को यूज करने से एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंप्लीकेशन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो इन ड्रग्स को यूज करने का नर्सिंग इंप्लीकेशन क्या है, देखिए ये जो ड्रग्स हैं इनका जो एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो है सीवियर पोस्चुरल हाइपोटेंशन। तो इनका जो सीवियर पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है, मतलब जैसे ही पेशेंट खड़ा होगा धड़ाम से गिर सकता है। तो इसके लिए आप पेशेंट को कुछ बातें बताएंगे। पहली बात हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सीवियर पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है, पहला चीज आपने याद रखना है कि ये जो ड्रग्स हैं हम लो डोज पे स्टार्ट करेंगे। तो अल्फा 1 ब्लॉकर्स को कम डोज पे शुरू किया जाता है। टाइमिंग क्या होती है, कौन से टाइम में लेना चाहिए, भाई कब पेशेंट खड़ा होगा घूमेगा फिरेगा, दिन में या रात में, दिन में।
तो टाइमिंग क्या देंगे हम, इन ड्रग को रात में लेना है सोने से पहले, ताकि पोस्टरल हाइपोटेंशन का रिस्क जो है कम हो। तीसरा, आप पेशेंट को कहेंगे, इलाज द पेशेंट नॉट टू गेट अप क्विकली फ्रॉम लाइंग पोजीशन। मतलब पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो आप उसको कहेंगे कि भाई एकदम से खड़ा मत हो जाना, धीरे धीरे खड़ा होना, क्योंकि अगर लेटा हुआ एकदम से खड़ा होगा तो ब्लड प्रेशर एकदम से गिर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंप्लीकेशन है दोस्तों, जो आपको पता होना चाहिए, और ये आपने पेशेंट को बताना है। अल्फा 1 ब्लॉकर के अलावा कुछ बीटा ब्लॉकर हैं, वो भी आप माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेटोप्रोलोल, कार्बेडिलॉल, तो ये बीटा ब्लॉकर आप यूज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, ये अल्फा और बीटा ब्लॉकर दोनों का जो रूट है यहाँ पे ओरल है। सो हाइपरटेंशन, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में जो भी ड्रग्स आप देंगे ओरल रूट से देंगे। हालांकि यहाँ पे हम इनको सीवियर हाइपरटेंशन में भी यूज कर सकते हैं, इनको हम सीवियर हाइपरटेंशन में यूज कर सकते हैं। और सीवियर हाइपरटेंशन में कौन से ड्रग्स यूज होंगे, देखिए अल्फा 1 ब्लॉकर में से कौन सा ड्रग यूज होगा सीवियर हाइपरटेंशन में, यहां पे यूज होगा इंट्रावेनस फेंटोलामाइन। सो आप यहां पे यूज कर सकते हैं इंट्रावेनस फेंटोलामाइन सीवियर हाइपरटेंशन में, और इंट्रावेनस फेंटोलामाइन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोनिडीन विथड्रॉल हाइपरटेंशन। सो जब भी आप क्लोनिडीन को बंद करेंगे उसके बाद हाइपरटेंशन हो सकता है, वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके बाद ये ड्रग ऑफ चॉइस है चीज रिएक्शन में। चीज रिएक्शन क्या है मैं बाद में समझाऊंगा आपको किसी दूसरे टॉपिक में। तो इन दोनों में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर, ये जो दोनों डिसऑर्डर्स हैं कुल मिला के इनमें होता क्या है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको एक इंट्रावीनस ड्रग देना पड़ेगा। इसी प्रकार बीटा ब्लॉकर भी आप यूज़ कर सकते हैं सीवियर हाइपरटेंशन में, जैसे कि इंट्रावीनस लाबिटालोल या एस्मोलोल। तो ये जो ड्रग्स हैं फेंटोलामाइन, लाबिटालोल, एस्मोलोल, ये कहाँ यूज़ होंगे, सीवियर हाइपरटेंशन में यूज़ होंगे, सीवियर हाइपरटेंशन में। तो दोस्तों ये बात है आपके ब्लड वेसल्स की, और अब ब्लड वेसल के बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक ऑर्गन की बात करेंगे, एंड दैट इज ब्लैडर। सो अगर ब्लैडर की हम बात करें तो यहाँ पे केवल एक ही क्लास ऑफ ड्रग है, और वो भी आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से है, आई मीन एड्रेनर्जिक सिस्टम से है। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स में कोई भी ड्रग्स नहीं है। सो बीटा 3 एगोनिस्ट, बीटा 3 एगोनिस्ट क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये ब्लैडर को रिलैक्स करते हैं। बीटा 3 एगोनिस्ट दे रिलैक्स द ब्लैडर, और क्योंकि बीटा 3 एगोनिस्ट ब्लैडर को रिलैक्स करेंगे तो यहाँ पे हम यूज कहाँ पे करेंगे, यूज वहां पे करेंगे जहां पे ब्लैडर ओवर एक्टिव है, या जो बीमारी है उसे हम क्या कहेंगे, ओवर एक्टिव ब्लैडर कहेंगे। सो बीटा 3 एगोनिस्ट जो ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूज होता है उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है मीरा बैकग्राउंड। सो मीरा बैकग्राउंड यूज होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर में टू रिलैक्स द ब्लैडर, और ब्लैडर में केवल एक ही ड्रग है यहाँ पे। लास्ट ऑर्गन की बात करें देन दैट इज प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। सो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फा 1 एगोनिस्ट ये क्या करेंगे, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उससे कोई खासा आपने कोई इफेक्ट नहीं मिलता। वैरएज अल्फा 1 ब्लॉकर क्या करेंगे, वो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा को रिलैक्स करेंगे, या आप कह सकते हैं डायलेट करेंगे। तो अगर रिलैक्स करेंगे या डायलेट करेंगे तो यूज कहाँ पे आ सकते हैं, एक बीमारी में यूज आएंगे जिसे हम कहते हैं BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जहाँ पे प्रोस्टेट बड़ा हो चुका है। और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में जो ड्रग्स हम यूज करने वाले हैं दोज आर ड्रग्स लाइक टैम्सुलोसिन एंड सिलोडोसिन। तो ये जो ड्रग्स हैं ये ड्रग ऑफ चॉइस हैं BPH में या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में। सो गाइस, एज वी हैव सीन in this section what we have done is we have discussed all the drugs used in different disorders। तो हमने देखा हर बीमारी में कहाँ पे कौन सा ड्रग यूज होता है। एट द एंड हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे कि कौन से MCQs पूछे जा सकते हैं सेक्शन में। द रिसेप्टर फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट इज प्राइमरीली प्रेजेंट इन द हार्ट। तो वो रिसेप्टर जो हार्ट में है प्राइमरीली, गैस ये मैंने बताया था आपको, हार्ट में कौन सा रिसेप्टर है,
हार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है, इंपॉर्टेंट रिसेप्टर इज बीटा 1. सो बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में है मोस्टली. सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्पेथोमाइमेटिक इज यूज एज अ नेसल डीकंजेशन. ये बताया था मैंने आपको, नेसल डीकंजेशन के तौर पर किसे यूज करते हैं, फिनाइलेफ्रिन और एफेड्रिन, क्योंकि नेसल म्यूकोजल ब्लड वेसल को वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. नेक्स्ट, अ पेशेंट वाज प्रेस्क्राइब्ड सल्ब्यूटामोल फॉर आस्मा. पेशेंट को सल्ब्यूटामोल दिया गया आस्मा के लिए. ही विल रिपोर्ट इंप्रूवमेंट इन विच सिम्टम. भाई सिम्टम क्या होता है, डिस्निया होता है आस्मा में, क्योंकि पेशेंट सांस नहीं ले सकता, तो इंप्रूवमेंट किस में आएगा, डिस्निया में. इन सबका तो कोई लेना देना नहीं है ना आस्मा से, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन डिक्रीज ब्लड प्रेशर. सो कौन सा ड्रग इनमें से ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है. तो यहाँ पे देखो एक ही आंसर है, प्राजोसिन. बिकॉज बाकी जो ड्रग्स हैं ये और ये सिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं जो ब्लड प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे. सो आंसर है प्राजोसिन. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसेंशियल ट्रेमर. सो एसेंशियल ट्रेमर अगर आपको याद हो, बीटा ब्लॉकर में कहा था मैंने, बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं. और बीटा ब्लॉकर्स में भी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, प्रोप्रानोलॉल है. सो दोस्तों इस सेक्शन में हमने यही डिस्कस करना था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसी के साथ हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम खत्म होता है, जो कि हमारा बेस है फार्माकोलॉजी का.